आइए, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस बार मिलते हैं आपको एनसीईआरटी के एक नए टॉपिक में। केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है उपसंयोजक यौगिक। इसमें एनसीईआरटी के कुछ हमने पॉइंट्स लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के कुछ हम पिक्स लेकर आई हैं, फोटो लेकर आए हैं। एनसीईआरटी का कुछ डाटा है जहाँ से CUET के पेपर में पूछा जा सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए जितना बता रहे हैं उतना तुमको पढ़ना है यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहली बात किसकी करेंगे हम, थोड़ा लिगेंड्स की। लिगेंड क्या होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो 12th की क्लास में पढ़ा होगा। वो परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इसलिए ये लुईस क्षार हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इसलिए लुईस अम्ल है भाई। तो केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल होता है और लिगेंड्स जितने भी होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। लिगेंड के प्रकार हैं बहुत से। सिंपल सी बात, हम लाइन टू लाइन पढ़ते चलते हैं, इसको समझते चलना, बस यहीं से आएगा। जब एक लिगेंड धातु आयन के एक दाता परमाणु से परिबद्ध होता है तो वह एक दंती लिगेंड कहलाता है। अब एक दंती लिगेंड कौन से होते हैं, जो केंद्रीय परमाणु को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करें। जैसे कौन कौन सा है, Cl-, H2O हो गया, अमोनिया दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सब कैसे हैं, ये सब के सब एक दंती लिगेंड हैं। Cn- है, ETC, ये सब के सब एक दंती लिगेंड हैं। फिर क्या बोला गया है, जिनमें सब में दाता परमाणु केवल एक है, ये Cl- है, ध्यान रखना, दिस इज क्लोराइड। इनमें दाता परमाणु एक ही है, इसमें ये देगा, इसमें ये देगा, कार्बन देगा, इसमें भी कार्बन देगा। तो ये सब में दाता परमाणु एक ही है, इसलिए ये एक दंती लिगेंड हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली है, जब लिगेंड दो दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध हो, अर्थात जिनमें दाता परमाणु कितने हो, दो हों, तो वो दो दंती लिगेंड कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो का नाम लिया गया, एथेन 1,2 डाइएमीन अथवा ऑक्सैलेटो। दो ही तुमको याद करने हैं, एक तो ये है CH2NH2 NH2, ये हैं, तो ये दो दंती लिगेंड हैं। और एक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN भी लिख देते हैं, नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन, और इसको हम एथिलीन डाइएमीन भी कहते हैं। और दूसरा जो है ऑक्सैलेटो है, C2O4 पर 2-, ये ऑक्सैलेट है, ये भी दो दंती लिगेंड ही है। तो ये दो तुमको याद करने हैं, तो और भी लिगेंड दो दंती, लेकिन अभी के लिए तुमको अगर एनसीईआरटी का पैटर्न मान के चलें तो ये दो लिगेंडों को हम द्विदंती लिगेंड मान के चलेंगे। अच्छा, आगे क्या बोला इन्होंने, ऐसा लिगेंड जब एक लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा देने वाले परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। अब बहुदंतुर का मतलब जैसे जिसमें तीन दाता परमाणु हो गया तो तीन है। अब जिससे ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, ट्राई एथिलीन डाइएमीन लिखा हुआ है। N है, CH2 NH2 है, ये है। और क्या जुड़ा है, CH2, तीन जुड़े हुए हैं, CH2 NH2 है। एक और जुड़ा हुआ है, CH2 NH2। तो इसमें दाता परमाणु कितने हो गए, एक दाता परमाणु, 2, 3, 4। इसका नाम है क्या एक्चुअल में, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन किसको कहते हैं, ट्राई एथिलीन, इसको हम इसीलिए ट्राईइन का भी कहते हैं, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन भी इसको कहते हैं। तो ये कितने दंती लिगेंड है, ये अगर इस टाइप से लिखा मिलेगा तो ये चतुष्दंती लिगेंड है तुम्हारा। चार दाता परमाणु इसलिए चतुष्दंती लिगेंड हुआ।
EDTA4 माइनस एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट अगर है EDTA4 माइनस ये बना हुआ है तो ये कितने दंती है? ये एक्चुअल में 6 दंती लिगेंड है। कितने डेंटेड? 6 दंती लिगेंड है, 6 डेंटेड। हेक्साडेंटेड लिगेंड है 6 दंती। 2 लोग तो ये देंगे और 4 ये ऑक्सीजन परमाणु ये देंगे तुमको। ठीक है, ध्यान रखना। अर्थात EDTA में है क्या कि 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है। ध्यान रखना। तो 1 दंती, 2 दंती, चतुर्दंती और 6 दंती लिगेंड, षष्ठ दंती लिगेंड, ये तुम्हारे पास NCERT में दिए हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए भाई हम अगली लाइन की चर्चा करते हैं। जब एक दंतुर अथवा द्विदंतु लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक धातु परमाणुओं का प्रयोग एक ही साथ एक ही धातु आयन से आबंध के लिए करता है तो वह कैसा लिगेंड कहलाता है? क्लेट लिगेंड कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी ये 2 दंती, त्रिदंती, 2 दंती लिगेंड, 4 दंती लिगेंड, 68 दंती लिगेंड जितने भी हैं ये सब के सब किस कौन से हैं? ये सब के सब क्लेट लिगेंड होते हैं। अर्थात जो धातु परमाणु को एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हों। ऐसे बंधनकारी समूह जो समूहों की संख्या लिगेंड की दंतुरता व डेंसिटी कहलाती है। तो जितने दे रहे होंगे उसकी क्या हो जाएगी? दंतुरता कहलाएगी। और ऐसे संकुल क्या कहलाते हैं? क्लेट अर्थात संकुल कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो अगर उसमें एक मतलब 2 दंती, त्रिदंती या चतुर्दंती या हेक्साडेंटेड कुछ भी मौजूद है, एक दंती लिगेंड को छोड़कर कोई भी लिगेंड मौजूद है, ये ईएन है, ऑक्सलेटो है, ये अगर मौजूद हैं तो वो भैया क्लेट लिगेंड है। ये सब क्लेट लिगेंड है और जो यौगिक बनेगा उसको हम क्लेट यौगिक कहते हैं। अब इसमें नहीं पढ़, आगे देखिए, आगे हम इसकी बात करते हैं। थोड़ा अगले पेज पे आ जाइए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ से देख लीजिए भाई, यहाँ देखिए कि यह तथा ये इसी प्रकार एक दंतु लिगेंड युक्त संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। मतलब जिनमें क्लेट लिगेंड होंगे, ध्यान रखना, क्लेट का मतलब 2 दंती लिगेंड होंगे। तो ये NCERT की लाइन है, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आया था, ध्यान रखना 2023 में, कि जिनमें एक दंतु लिगेंड युक्त संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। मतलब जिनमें भी ये 2 दंती लिगेंड या ये समझ लीजिए बहुदंती लिगेंड मौजूद हैं, उनका स्थायित्व एक दंती लिगेंड उपस्थित यौगिकों से क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान रखना इस चीज को। अब जैसे तुमसे एग्जाम्पल पूछ ही दिया जाए यहीं पर, देखिए भाई जरा हम बना रहे एग्जाम्पल इसको, देखिए भाई थोड़ा सा देख लीजिए इसको, है बताते हैं हम आपको। यहाँ ध्यान देना जरा, ये तुमसे ये पूछा जाए COEN का होला थ्राइस पर 3+ है और एक है COCl6 पर 3- है। अगर तुमसे इन दोनों में पूछा जाए अधिक स्थायी कौन है तो ये वाला होगा, क्योंकि इसमें क्लेट लिगेंड उपस्थित है। कौन सा? EN क्लेट लिगेंड उपस्थित है, इसलिए ये अधिक स्थायी है और दूसरा क्या है? कम स्थायी है। ध्यान रखना, ये वाली लाइन है। अब यहाँ देखिए, लिगेंड जिनमें 2 भिन्न धातु परमाणु होते हैं और उप सहसंयोजन में से इनमें से कोई भी एक भाग रहता, मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें धातु परमाणु तो 2 होते हैं लेकिन केंद्रीय परमाणु को केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उभयदंती लिगेंड कहते हैं। उभयदंती संलग्नी कहते हैं या उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो ये हैं कौन सा तुम्हारे पास? तो ये लिखे हुए हैं, एक तो NO2 है, कौन दे रहा है इसमें? नाइट्रोजन। और एक कौन सा है? ONO, कौन डोनेट कर रहा है? इनमें दाता परमाणु तो नाइट्रोजन भी है, दाता परमाणु ऑक्सीजन भी है, तो ये उभयदंती लिगेंड हो गया भाई, उभयदंती लिगेंड है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे HCN की, सल्फर डोनेट कर रहा है, और NCS की कौन डोनेट कर रहा है?
नाइट्रोजन डोनेट करा। अच्छा, नाम की बात करेंगे तो ये नाइट्रिटो N होगा, ये नाइट्रिटो O होगा, ये थायोसाइनेटो है, और ये क्या है, ये आइसोथायोसाइनेटो है। ये आपके लिखे हुए हैं भैया। यही दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपकी CUET 2023 के पेपर में आए थे। दोनों आए थे, अर्थात यहाँ से 5 × 2 = 10। बस यहीं से 10 नंबर का पेपर में आया था। 2 क्वेश्चन यहीं से बन के आ गया था तुम्हारे। ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात, हमने लिगेंड्स की बात कर ली। तो ये ध्यान रखना इसको, जिनमें दाता परमाणु तो 2 होते हैं, लेकिन एक टाइम पर देता केवल एक ही है। तो ऐसे लिगेंड को हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, जरा देखिए। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर उपस्था संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस पर भी पेपर में आ ही जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। अब आ भी सकता है। एक संकुल धातु आयन की उपसंयोजन संख्या उसमें या उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। जैसे कोई मेटल है, इससे जितने भी परमाणु जुड़े होंगे सीधे, ये इसकी क्या हो जाएगी, उपसंयोजन संख्या। जैसे 6 बॉन्ड बन गए, समन्वय संख्या 6 हो गई। 5 बन गए, समन्वय संख्या 5 हो गई। 4 बन गए तो समन्वय संख्या 4 हो गई। तो इसको निकालने का लिए भी फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है इसका, ध्यान रखना। इसका निकालने का फार्मूला क्या है, समन्वय संख्या जो हम निकालते हैं, अर्थात अब इसको हम समन्वय संख्या भी कह देते हैं। तो निकालते कैसे हम, लिगेंड गुणे दंतुता। दंतुता का मतलब डेंसिटी, कितने दंती लिगेंड है। अब से एग्जांपल की बात कर लें, PTCl6 है, क्लोराइड जो है वो 1 दंती है, तो 6 हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, इस वाले की समन्वय संख्या 6 ही हो गई। NiNH3 का होल 4, अमोनिया 1 दंती लिगेंड है कितने, 4 हैं, तो 4 × 1 = 4 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी रखा। तो ये एग्जाम्पल भी मेन है। यही एग्जाम्पल जो है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि PTCl6 पर 2 माइनस, समन्वय संख्या इसकी कितनी है भैया, 6 है, और NiNH3 का होल 4 2 प्लस, समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम अगले एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, ये दोनों ध्यान रखना। तो सिंपल सा बहुत अच्छा सा फार्मूला है, निकाल सकते हैं इसको। इसी प्रकार संकुल में अब यहाँ पर C2O4 कितने लिगेंड है, ये 3 लिगेंड हैं, और ये C2O4 ऑक्सलेटो कितने दंती होता है, 2 दंती होता है। समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी प्रकार हम इसकी बात करेंगे, तो ये इस वाले में हम बात करेंगे, तो इसमें भी लिगेंड 3 ही हैं, और समन्वय कितने दंती होता है, EN 2 दंती, तो 3 दूनी 6। Fe और CO दोनों समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। काहे के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों द्विदंती लिगेंड होते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, ये 4 एग्जाम्पल हैं। इन्हीं चारों एग्जाम्पल से पेपर में तुम्हारे CUET में कोई ना कोई आ जाएगा। आइए हम आगे, अब इसमें नहीं पढ़ना तुमको, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं हम कुछ IPSC नाम हम देखेंगे उपसंयोगिकों के नाम और उनके संरचना सूत्र। हालांकि हमने यहाँ पर कुछ बना रखे दे दिए गए यहाँ पर भाई, तो इनको हम क्या करते थोड़ा सा, ओहो ये सोल्यूशन एक्चुअल में दे रखा था, इसको हम बंद कर रहे हैं इसको।
बात करते हैं, आइए हम किसकी, पहले हम इस यौगिक की बात करेंगे। ओहो, पहले हम इस यौगिक की बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई? इस यौगिक का नाम लिखना है। सबसे पहले हम पहले संकुलन का नाम लिखते हैं, बाद में इसका नाम लिखेंगे। तो नाम क्या है? 2 अमोनिया, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, और डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट ही होगा, ध्यान रखना। डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट होगा यहाँ पर, ठीक भाई। अब इसका बनाना है तुमको उपसर्जन यौगिक के सूत्र लिखना है। तो भैया देखो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, सिंपल सी बात क्या लिखी है? कोबाल्ट है। बहुत पतला चल रहा है भाई, इसको थोड़ा सा मोटा किया जाए। ओहो, बहुत मोटा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओह, इसको हटाइए, बहुत अभी भी बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। ठीक है, सही है। देखिए भाई, कोबाल्ट है, संकुल आयन के अंदर हम क्या लिखेंगे? ये कोबाल्ट हुआ। टेट्रा एमीन है तो NH3 का होल 4 कहेंगे। एक्वा है तो सिर्फ वाटर है। सिर्फ वाटर है। क्लोरिडो है तो सिर्फ क्लोरीन है। ये बन गया। अब थर्ड है, इस पर थर्ड, और बाहर क्लोराइड है। अब क्लोराइड है तो इस पे कितना बन के आएगा देखना भाई। इसकी समन्वय संख्या कितनी? 3 है। सॉरी, ऑक्सीजन संख्या कितनी दे रखी है कोबाल्ट की? 3। इस पर कुछ नहीं होता, इस पर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर है कितना? -1। तो यहाँ पर भैया +2 कर दीजिए, ठीक है। +2, ये 1, ये 3 हुआ, नहीं हुआ? बन के आ गया। अब क्लोराइड जोड़ेंगे इसके बाहर, तो सिंपल सी चीज़ हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ पर 2 लिखा होगा तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? Cl2 कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना जरा, हम यहाँ पर क्या कर देंगे? Cl2 कर देंगे, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए, पोटेशियम अब K+ लिखा हुआ है, और टेट्रा हाइड्रोक्साइड और जिंकेट, सिंपल सी बात। ओहो, K+ लिखा था हमने, क्या बना दिया? ये K+ है, पतला चल रहा है यार, मार्क कर रहे हैं। K+ हुआ, और टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट, जिंक है, OH का होल 4 है। कितनी ऑक्सीकरण संख्या दे रखी है? 2। अंदर है कितने माइनस के? 4। तो यहाँ पर हम क्या लगा दें? -2 लगा दें, तो उधर जाएंगे प्लस के 2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? और इसको जोड़ के लिख देंगे तो क्या बन के आ जाएगा? सिंपल सी बात है, K2ZnOH का होल 4 बन जाएगा। समझ गए? अगला वाला देख लीजिए भाई, ये बना लीजिए, इसको मिटा दें। अगला देख लीजिए भाई, क्या कर रहा है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट, तो पोटेशियम तो बाहर हो गया, ट्राई ऑक्सैलेटो मतलब एल्यूमिनियम OX का होल 3 बन गया। अब ऑक्सैलेटो पर होते हैं 6 2 माइनस के, तो 6 माइनस के हो गए, इसका मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो जाएगा? 3 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या तो 3 दे रखी ना, तो इसको सूत्र बना के लिखेंगे, क्या बन के आ जाएगा? K3AlOX का होल 3 बन जाएगा। ये बन के आ गया। अगला क्या बना हुआ? ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिए आप। देखिए भाई, अब देखना है यहाँ पर, इसको भी मिटाते हैं। अगला देखिए भाई, डाईक्लोरोबिस एथेन। अब देखो, कोबाल्ट है, ये लिखा कोबाल्ट, डाईक्लोरोबिस बोला इन्होंने, एक का मतलब क्या बोला है? EN जोन है वो 2 हैं, और डाईक्लोरो का मतलब क्लोराइड 2 है। और डाईक्लोरोबिस एथेन 1,2 डायमीन, ये हो गया कोबाल्ट थर्ड। लेकिन क्लोरीन पर -2 है, तो इधर इस पर हम क्या लगा दें? +1 लगा दे तो हो जाएगा, तो प्लस का बन के आ जाएगा 3। तो ये बन के आ गया इसका यौगिक। अब टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये तो बहुत ही आसान है, याद ही कर लेना। NiCO का होल 4 होता, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं। आइए हम भैया अगला आगे देखते हैं।
अब इनके आईपीएससी नाम लिखने हैं, नीचे दिए गए हैं, तो ये तो आप याद कर लेना, लिख के देख लेना। हम आगे वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम इनको बनाने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं एक्सरसाइज। देखिए भाई, पहला वाला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट हुआ। टेट्रा एमीन मतलब अमोनिया कितने हुए भैया, 4 हुए। डाई एक्वा मतलब 2H2O हो गए। अब ये दोनों उदासीन लिगेंड हैं, तो 3 ये लिखा हुआ, तो इसका 3 ही प्लस यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब Cl3 हो गया। इसको लिखेंगे हम अगर, तो पहले इसको लिख लीजिए, टेट्रासाइक्लोनिक्लेट NiCN का होल 4, CN का होल 4 पर, इस पर 2 माइनस होते हैं, लेकिन पोटेशियम जुड़ा हुआ है, तो K2 NiCN का होल 4 बन जाएगा। अगला देख लीजिए भाई, क्रोमियम ट्रिस लिखा हुआ, ध्यान देना जरा, CrEn का होल 23 है। ये उदासीन लिगेंड है और ऑक्सीकरण संख्या 3 है, इसका 3 प्लस यहाँ पर होगा, तो Cl3 कर दीजिए। इसका देख लीजिए भाई, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो 92N 4 लिगेंड लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम है, यहाँ पर एमीन है, क्लोरिडो है, ब्रोमाइडो है, 92N है, मतलब NO2 है। ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड दे रखी है इन्होंने, प्लेटिनेट बोला है, इसका मतलब इस पर माइनस होगा। अब देखो सेकेंड दे रखी है, तो इसका मतलब 1 2 3 माइनस के हुए हैं, तो इस पर हम अगर 1 माइनस का लगा दे तब भी तो 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस उधर जाएंगे बराबर के उधर, तो कर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 माइनस हो गया। इसको बना लीजिए डाई क्लोरो बेस प्लेटिनेट। अब देखिए इसको बनाइए भाई, प्लेटिनम हुआ, और डाई क्लोरो मतलब Cl2 हुआ, 20 है, तो इसका मतलब En का होल 2 हुआ। ऑक्सीकरण संख्या इन्होंने 4 दे रखी है, अंदर है कितने, 2, इसका 2 प्लस यहाँ पर होंगे 98 है, तो सिंपल सी बात है NO3 का होल 2 बन जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आयरन 3 मतलब आयरन पर 3 प्लस है भाई, और अंदर वाला बनेगा हेक्सासाइनिडोफेरेट FeCN का होला 6 पर, यहाँ पर भैया 2 प्लस बन के आ जाएगा। सॉरी इन्होंने कितनी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर दे रखी है, सेकंड दे रखी है कितने यहाँ पर 6, तो अगर हम यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे सेकंड आ जाएगी। अब इसको जोड़ कर लिखेंगे तो ये बन के आ जाएगा Fe4 FeCN का होला 6 पूरे का होल 23। तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल हो गए। आइए हम अगले देखते हैं, तो इसको लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको, हम क्योंकि अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। आइए भाई, आईपीएससी नाम लिखना इनके, तो आईपीएससी नाम बहुत आसान है। सबसे पहले हम संकुलन के बाहर पहले लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पहले वाले का 6 हैं, पढ़ते चलिए, हम लिखेंगे नहीं, अपना समझना है इसको। देखिए भाई, 6 लिगेंड हैं, तो लिखेंगे हम हेक्सा एमीन, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, हेक्सा और एमीन कहेंगे, ध्यान रखना। कोबाल्ट, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो थर्ड आएगी क्लोराइड है। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम पोटेशियम, अभी देखो इसका नाम लिखना है, तो इसका भी नाम लिखेंगे पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बाहर वाले कोई भी होंगे तो इससे हमको ले लेना, नहीं संख्या मतलब नहीं है। इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, 6 में से 3 गया, थर्ड आ गया। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो फेरेट थर्ड। इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पलाइडेट, पीडीए तो पलाइडेट लिखेंगे,
सेकेंड। अब भैया इसका नाम लिखेंगे तो देख लीजिए, ये एमीन है, डाई एमीन क्लोराइडो मेथिल एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ये नाम इसका हो जाएगा। ये मेथिल एमीन लिगेंड लगा हुआ है। आइए भैया हम अगला देखते हैं पेज। यहाँ देखिए भाई, सीधे हम धातु कार्बोनिल पे पहुंच गए हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आने ही आने हैं पेपर में आपके, 100% आएगा, 100% यहाँ से आएगा। इन्होंने दिया क्या, धातु कार्बोनिलों में बंध। ये जो 5 यौगिक तुमको दे दिए गए हैं, इनमें तुमसे पूछेगा कि जो कार्बोनिल है भाई, कार्बोनिल, इसमें किसमें कितने बंध हैं, कई की किसी कैसी संरचना है, पूछेगा। सबसे पहली बात हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पर बात कर लें, ऊपर से पढ़ के देखें कि डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। अब डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज का सूत्र क्या होता है, Mn2CO का होल 10, ये लिखा हुआ है, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। अब वर्ग 2 वर्ग पिरामिडी MnCO का होल 5, इसको जब हम दुगना कर देंगे तब बन के आता है। और इसमें बना क्या स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, इसमें Mn2CO का होल 10 में Mn के बीच में बंधा है और ब्रिज में बीच में कोई भी कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित नहीं है, इसमें ध्यान रखना। अच्छा, NiCO का होल 4 की संरचना कैसी है, चतुष्फल की है। FeCO का होल 5 है, यहाँ पर भैया दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ ध्यान देना, ये होल 5 है, यहाँ पर ये होल 5 है। होल 5 की संरचना कैसे हो गई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गई। CrCO का होल ऑफ 6 है, इसकी संरचना कैसे हो गई, अष्टफल की हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, CO2 मतलब कोबाल्ट 2 है, CO का होल 8 है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। इनमें सब में धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, ध्यान रखना। इसका नाम भी क्या है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0, ये नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि 2 कोबाल्ट परमाणुओं के बीच में 2 कार्बोनिल लिगेंड सेतु का कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य करते हैं, ध्यान रखना। और इसकी संरचना ये होती है। तो तुमसे पूछेंगे कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस में कार्बोनिल समूह सेतु की तरह कार्य करता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब देना, इसके अलावा किसी में भी कार्बोनिल सेतु की तरह कार्य नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक भाई। और ये सब के सब यौगिक कैसे हैं, ये सब के सब यौगिक होमोलैप्टिक है, ये भी ध्यान रखना। होमोलैप्टिक लिगेंड मतलब यौगिक क्या होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो, होमोलैप्टिक। और जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड हो गए तो वो हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक होते हैं। इसको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते भाई। ये जो पेज है, क्या बोला गया है कि उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। तो ये भैया महत्व तथा अनुप्रयोग है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम जो पढ़ रहे हैं उनको तुमको लिख लेना है, इन्हीं में से आ जाएगा, तुम्हारे आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, और आएगा यहीं से, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले क्या जैसे पढ़ो यहाँ से कि उपसहसंयोजन यौगिक बहुत महत्व के हैं। ये यौगिक खनिजों, पेड़ पौधों व जीव जगत में व्यापक रूप में पाए जाते हैं तथा विश्लेषणात्मक रसायन, धातुकर्म, जैविक प्रणालियों, उद्योगों तथा औषधियों के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका वर्णन नीचे दिया गया है। पहला क्या है, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक तथा मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषणों में उपसहसंयोजक यौगिकों के अनेक उपयोग हैं। अनेक परिचित रंगीन अभिक्रियाएं जिनमें धातु आयनों के साथ अनेक लिगेंड की उपसंसत्ता बनने के कारण रंग उत्पन्न होता है। चिरसम्मत तथा यांत्रिक विधियों द्वारा
धातु के आयनों की पहचान तथा उनके मात्रात्मक आकलन के आधार किया जाता है। ऐसे अपक्रमों के उदाहरण आप सुन ले भाई, जैसे EDTA लिगेंड है DMG का, डाइमेथिल ग्लाइकोजिम में ध्यान रखना। अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थाल फ्यूरॉन आदि हैं। ऐसे ये जो उदाहरण हैं, ऐसे विकर्मक जो है ये EDTA है, DMG डाइमेथिल ग्लाइकोजिम है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन करते हैं किसका, जैसे किसी को किसका हो गया, लेड का हो गया, लेड +2+ का हो गया, या किसी अन्य का अगर हम मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनको ध्यान रखना। किसी का भी हम गुणात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे तो या तो EDTA द्वारा करेंगे या हम डाइमेथिल ग्लाइकोजिम द्वारा करेंगे, अल्फा नाइट्रोसो द्वारा करेंगे, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थाल द्वारा करेंगे, क्यूफेरान द्वारा करेंगे, क्यूफेरान द्वारा करेंगे, ध्यान रखना। अगला क्या है ये देखिए भाई, यहाँ देखिए बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा खाता है। जल की कठोरता का आकलन, मतलब जल की कठोरता का अगर हम आकलन करना है कि जल की कठोरता है कि नहीं है, तो Na2EDTA के साथ अनुमापित किया जाता है। पूछा जाएगा कि जल की कठोरता का आकलन हम किसके द्वारा करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना Na2EDTA के साथ किया जाएगा। ये करेगा क्या, ये जल की कठोरता होती किसके कारण है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड्स के कारण होती हैं। और ये अगर यौगिक डालेंगे तो Na यहाँ से हट जाएगा, ये CaEDTA या MgEDTA का संकुल यौगिक बना लेंगे, और जिसके कारण हम स्थायी कठोरता उनकी या अस्थायी कठोरता को उनको हम दूर कर देंगे। ठीक भाई, ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ। तो जल की स्थायी कठोरता और जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम Na2EDTA का यूज करते हैं। अगला क्या भाई, धातुओं के कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियों में, जैसे सिल्वर और गोल्ड के लिए देख लीजिए भाई, सिल्वर और गोल्ड के लिए मतलब Ag और Au के लिए हम संकुल यौगिकों का मतलब संकुल विचलन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखा है, ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में गोल्ड साइनाइड आयन में संयुक्त होकर जलीय विलयन में उपसंहता ये बनाया। अगर गोल्ड का हमको करना है क्या चीज़, गोल्ड का अगर हमको करना है पृथक्करण, तो AuCN का होल ट्वाइस पर माइनस है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसके द्वारा करेंगे। इस विलयन में जिंक मिलाकर गोल्ड को पृथक कर देते हैं। कहेंगे इस यौगिक में हम कौन सी धातु को मिलाएं, जो आयरन धातु हमको मिल जाए तो कौन सी मिलाएंगे हम, जिंक धातु मिलाकर अलग कर देंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए भाई, अगला देख लीजिए भाई, इस प्रकार के धातुओं का शुद्धिकरण उनके संकुल बनाकर तथा उन्हें पुनः विघटित करके किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अशुद्ध निकिल को, सुन लीजिए भाई, अशुद्ध निकिल को NiCO का होल 4 में परिवर्तित किया जाता है तथा इससे अपघटित शुद्ध निकिल प्राप्त कर लेते हैं। कहेंगे तुमको अशुद्ध निकिल को किस संकुल यौगिक में परिवर्तित करके शुद्ध निकिल प्राप्त करते हैं, तो किसमें, इसमें NiCO का होल 4 में। पूछेंगे तुमसे कि अशुद्ध निकिल को शुद्ध निकिल में परिवर्तित करने के लिए अशुद्ध निकिल को किस में परिवर्तित करेंगे, तो NiCO का होल 4 में करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना आएगा। अगला जो भाई है, तो हमने बता ही दिया था तुमको कि सिंपल बात है, उपसंयोगिक जैव तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उपसंयोगिक है। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु है। रक्त का लाल रंग वर्णक हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन किसको लेकर जाता है, ऑक्सीजन को। किसका है, आयरन का एक उपसंयोगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका संकुल यौगिक है, लोहे का अर्थात आयरन का है। विटामिन B12 रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमीन है। प्रतिप्रणाली अरक्तता कारक एंटीपेनिसिलिस मतलब एंटीपर्निशियस एनेमिलिया फैक्टर कोबाल्ट का एक उपसंयोगिक है, ध्यान रखना।
आगे क्या बोला है, जैसे इसके कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए तथा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जैव प्रणाली में के उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। तो मेन तो ये नहीं, मेन तो कौन से हैं, ऊपर वाले 3 हैं तुम्हारे। हालांकि इसको भी पूछ सकते हैं कि जैविक महत्व के अन्य धातु आयन युक्त संयोगी जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये 2 जैविक एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला देख लीजिए, आगे भी है इसमें क्या बोला गया, अनेक औद्योगिक प्रक्रमों में उपसहसंयोजन यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अब देखो उत्प्रेरक के रूप में क्या आता है, जैसे ये है यौगिक लिखा हुआ है रोडियम संकुल, मतलब PPH3 का होता है RHCl है, एक विलिकिंसन उत्प्रेरक है जो एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, CUET में आएगा। विलिकिंसन उत्प्रेरक का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण में हम विलिकिंसन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक भाई, आगे क्या बोला गया, अगला देख लीजिए, वस्तुओं पर सिल्वर और गोल्ड का वैद्युत लेपन धातु आयनों के विलयन से करने की अपेक्षा उनके संकुल आयनों के विलयन से करने से लेपन कहीं अधिक मतलब अधिक एकसार मतलब असरदार व चिकना होता है, बढ़िया होता है। तो अगर गोल्ड का सिल्वर का लेपन करना है तो AgCN का होल ट्वाइस पर माइनस है, और गोल्ड धातु का सोने का लेपन किसी धातु पर करना है तो AuCN का होल ट्वाइस पर 1 माइनस है। वैद्युत लेपन के लिए हम इनका यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में विकसित की हुई फिल्म स्थायीकरण हाइपोविलेन में धोकर किया जाता है। हाइपोविलेन में हाइपो क्या होता है, H2O3 वाला जो हाइपो होता है वही बात चीज़ हाइपोविलेन में धोकर किया जाता है। जो अनअपघटित AgBr के संकुल आयन AgH2 बनाकर जल में घुलाता है, ये बनेगा, ये क्रोमेटोग्राफी में पार्टिसिपेट करता है AgBr, और जो किसको ये फोटोग्राफी है, और फोटोग्राफी में हम किसका यूज करेंगे, H2O3 का होल ट्वाइस पर 3 माइनस जल में घोलकर बना लेते हैं। AgBr को जल में थाए हुए हाइपोविलेन में घोलकर इसको लेते हैं हम बना। ठीक भाई, तो फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करेंगे, AgBr के संकुल आयन का इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है भाई तुम्हारे पास, औषध रसायन में किलेट चिकित्सा के उपयोग में अभिरुचि बढ़ रही है। सबको दे रखा है पर पढ़ना उतना देखा समस्या में। इस उपचार का इस प्रकार कापर तथा आयरन की अधिकता को, कापर तथा आयरन की, अगर शरीर में तुम्हारे कापर और आयरन की अधिकता मतलब पौधे जीव जंतु में विषैले अनुपात में विद्यमान धातुओं को उत्पन्न समस्याओं का उपचार, इस प्रकार कापर तथा आयरन की अधिकता को डीपेनिसिलिन और डेस्फेरिऑक्सिम बी लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक यौगिक बनाकर दूर किया जाता है। तुमसे पूछेंगे कापर तथा आयरन की अधिकता को दूर करने के लिए हम किन लिगेंडों के संकुल यौगिकों का प्रयोग करेंगे, तो डीपेनिसिलिन और डेस्फेरिऑक्सिम बी के साथ बनाएंगे। EDTA को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगर तुम्हारे लेड की विषाक्तता आगे लेड नामक विषैला पदार्थ अगर मौजूद हो गया तुम्हारे, तो EDTA क्या है, लिगेंड है, इसका कोई संकुल यौगिक बना लेंगे, इसको दूर कर देंगे। किसके साथ में है, लेड के साथ में ही। अब इन दोनों को हम किसके, कापर और आयरन के साथ में। प्लेडिनम के कुछ उपसंयोगिक ट्यूमर वृद्धि की को प्रभावी रूप से रोकते हैं, ट्यूमर मतलब कैंसर को। तो वो कौन सा होता है, सिसप्लेटिन होता है, सिसप्लेटिन। सूत्र क्या होता है, सिस लिख देंगे PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 होता है। हम इसका यूज किस में करते हैं, ट्यूमर वृद्धि को रोकने में करते हैं, ट्यूमर के प्रभावी को रोकने में करते हैं, अर्थात एंटी कैंसर में इसका यूज किया जाता है।
तो ये जो हमने पॉइंट्स तुमको बताए हैं, यहाँ से पेपर में आएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे। आइए भाई हम अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं, अगली एक्सरसाइज ही है तुम्हारे पास। तो ये आप लोगों के पास होमवर्क का दे रहे हैं हम तुमको, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, वर्नर का सिद्धांत। अब सीयूटी का हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अभी इनको आप अब देख सकते हैं, कर लेना है, इनको थ्योरी लिखना है। अदरवाइज हम जब एकेडमिक क्लासेस पढ़ाएंगे 12th की, तो वहाँ पर पूरा इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और ऑफलाइन में भी आ सकते हैं तुम लोग पढ़ने। अब इन्होंने बोला क्या है, ये वाला क्वेश्चन तुमको बता दें, कर भी सकते हो, कि FeSO4 विलयन तथा NH4 का HO4 विलयन 1:1 में मोलर विलयन अनुपात में मिश्रण में Fe2+ आयन का परीक्षण देता है। परीक्षण दे रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मिलाएगा तो द्विक्रमण बना होगा। परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया को 1:4 अनुपात में मिलाकर CO2+ आयन का परीक्षण देता है। इसका मतलब ये कौन सा यौगिक बन गया होगा, संकुल यौगिक। ऊपर वाला बना होगा कौन सा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O मोहर लवण। और नीचे वाला यौगिक जो बना होगा CuSO4, अब 4 अमोनिया है, 1SO4 लिया है, जलीय अमोनिया एक्वस, तो ये बन के क्या आता है, CuNH3 का होल 4 SO4। ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये बहुत डार्क ब्लू कलर का बन के आता है सोल्यूशन। ठीक भाई, ये डार्क ब्लू रंग का बन के आता है। फिर इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि संबंध संख्या को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आप कीजिए इसको, एक दंती लिगेंड दो दंती लिगेंड को स्पष्ट कीजिए। आप इसको देख लेना, यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, H2O उदासीन है, EN भी उदासीन है, CN पर 1 माइनस होता है, उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और ये भी कितने हो जाएंगे, 2 प्लस, तो 2 1 3 ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर इनकी +2 ऑक्सीकरण संख्या है, इनकी भी 3 है ऑक्सीकरण संख्या। इनकी अगर हम ब्रोमीन 2 माइनस हैं, उधर जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, एक ये प्लस का मिल गया, प्लस के 3 है। और इनमें सब में इसमें +3 है, इसमें कितनी सिर्फ है, +2 ऑक्सीकरण संख्या है। इनके आईपीएससी नाम के सूत्र आप लिख लेना, ठीक है। आगे देखिए भाई, हम बताते हैं तुमको। ज्यामितीय समायोजन संभव बनाना है तुमको, संरचना बनानी है, सब कुछ। अब इन्होंने पूछा इस प्रकार से समायोजन बनानी है तुमको इसमें, अभी आप कर सकते हैं, इसको आप करना। देखिए भाई, अगला देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपको लिखना है, आप इसको लिख लेना, जो समझ में ना पूछ लेना। अच्छा, ये जो है ना PTNH3 BrCl PY, इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो इसमें कुल समायोजन कितने बन के आ जाएंगे तुम्हारे पास, 3। तो ये पेपर में आ सकता है। फिर इनको क्वेश्चन करना, ये सब करने वाले क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, इनको लिखना भी है तुमको, ठीक है। इनको लिखना करना, जो समझ में ना है पूछ लेना, हम सब करवा चुके हैं इसको। अगला देखते हैं, जो इसमें कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, कुछ क्वेश्चन है, इनको हम बताते हैं आपको। इन क्वेश्चन को देख लीजिए। क्रोमियम NH3 का होल ऑप्शन अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय है क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3+ है, यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, D3 ऑक्सीकरण संख्या, D3 बन के आएगा। तो यहाँ पर आयुग्मित विटाणु की संख्या देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे ये T2G बन रहा है, ये कौन सी बन रही है, EG बन रहा है। आयुगुंडान ये T2G है, 3 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, तो 1 2 3 CFT से लगाएंगे तो 3 आयुगुंडान आ गया, तो ये अणुचुंबकीय हो गया। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर D8 हो जाता है, और यहाँ पर D8 इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब प्रबल लिगेंड है तो सबका हो जाएगा युग्मन, और युग्मन हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्रचुंबकीय हो जाएगा। तो ये अणुचुंबकीय प्रचुंबकीय देख लेना इसको भाई, ठीक है, सब देख लेना। हम जो क्वेश्चन तुमको बताने चल रहे हैं वो समझिए। यहाँ पर आईपीएस नाम वगैरह कर लेना, जो बताने चल रहे ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन जैसे है, संकुल CONH3 का होल ऑप्शन Cl2 में विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे,
कितने आयन उत्पन्न होंगे? 2 क्लोरीन आयन होंगे, 1 पूरा संकुल आयन होगा, तो कितने आयन हो गए? 3 आयन हो जाएंगे। 2 क्लोराइड और 1 पूरा संकुल आयन, तो कितने आयन हो जाएंगे? 3 आयन हो जाएंगे। लास्ट में जो इसमें क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, कुछ आ सकते हैं कि निम्नलिखित आयनों में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा? चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक उसका होगा जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। भैया जिंक है, Zn10 होता है, आयुग्मिक 0 है। क्रोमियम 3+ अभी हमने तक बताया D3 है, आयुग्मिक 3 है। यहाँ पर हमने बोला कि D2+ है तो D6 हो जाएगा। आयुग्मिक इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें आयुग्मिक 4 है, इसलिए सबसे ज़्यादा किसका होगा चुंबकीय आघूर्ण? इसका हो गया। अगले वाले हम पूछा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए भाई। कोबाल्ट की तो कार्बोनिल की 0 हो गए, पोटेशियम पर 1+ होता है, बराबर के उधर जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? -1 आ जाएगा। सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक स्थायी संकुल यौगिक कौन है? तो सर्वाधिक स्थायी संकुल यौगिक वही होगा जिसमें किलेट लिगेंड मौजूद है। ये लिखा नहीं लिखा है? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, कर लेना। अब इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंगदैर्ध्य का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो तरंगदैर्ध्य देखिए भाई, एनर्जी E = hc/λ होता है। तो अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम। और ऊर्जा किसकी ज़्यादा होती है? ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SFL। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, अगर प्रबल लिगेंड है तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और भैया अगर उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उनकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही कम हो जाएगी। तो लिगेंड का अगर हम क्रम बनाते हैं यहाँ पर, तो सबसे बढ़िया लिगेंड कौन है? अमोनिया है, फिर NO2 है, फिर ये है। तो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा इसकी, फिर NO2 की, फिर अमोनिया की, मतलब ABC, सॉरी मिस्टेक हो गया, ABC, ये तरंगदैर्ध्य का क्रम हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब इसको देख लीजिए, आप लोग कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तुमको करवा दिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। इसके अलावा इस चैप्टर से नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो ये ध्यान रखिए, इनको कर लीजिए। NCERT ही मस्ट है, और केमिस्ट्री को पढ़ना है जिस किसी को भी, वो NCERT ही पढ़े। NCERT के अलावा कोई भी रेफरेंस बुक का यूज कर सकता है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिए होते हैं तो उसको प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं, बट NCERT को आप नहीं छोड़ सकते। NCERT के क्वेश्चन आपको 1 by 1 करना है। थ्योरी भी NCERT अगर समझ में आती तो NCERT ही कर लीजिए, अदरवाइज रेफरेंस बुक का हम यूज कम से कम करें। ठीक है, तो NCERT अगर आप करते हैं, NCERT आपको आती है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा अगर बगैर NCERT की आपका ना ही नीट में ना ही आपका CVT में सिलेक्शन सही से नहीं हो पाएगा। और जो भी लोग NCERT का, जो भी पढ़ाने वाले जो भी अध्यापक हैं, अगर NCERT का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप लोग उनसे कहिए कि NCERT कृपया करके पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि NCERT का ही खेल है, पूरे कंपटीशन में NCERT का ही खेल है। तो इसको आप लोग देखिए और सबसे बोले, प्रत्येक टीचर से बोले जिनसे आप पढ़ते हैं, कृपया करके उनसे आप बोले कि NCERT का ही पैटर्न चलाएं, NCERT को देख के ही पढ़ाएं कि सिलेबस क्या है, आउट ऑफ सिलेबस या फालतू की चीज़ ना पढ़ाएं, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। NCERT के पैटर्न पर चलोगे तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।